रानी की बातें सुनकर एक ही बार में गरिमा के ऊपर जैसे बिजलियां गिर गई। अभी तो यामिनी को शक्ति भूमि में भेजने की बात सुनकर ही गरिमा हैरान थी। उसे यह भी नहीं पता था कि शक्ति भूमि सच में है क्या चीज। और अगले ही पल रानी ने एक और धमाका किया। गरिमा, क्या तुम उस लड़की को अच्छी तरह से जानती हो? जब तुम उसे यहाँ लेकर आई थी, तुमने उसके शरीर को ठीक से देखा था? गरिमा ये सुनकर थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई और उसने थोड़ा हैरानी से रानी की तरफ देखा कि वो क्या पूछना चाहती है। मैं आपकी बातों का मतलब नहीं समझ पा रही हूँ। क्या चल क्या रहा है आपके दिमाग में? सीधा सीधा पूछिए। मुझे नहीं पता था गरिमा कि तुम इतनी बेवकूफ हो। तो सुनो, जिस दिन मैंने उसे पहली बार फ्यूचर ट्री के नीचे लड़ते हुए देखा था, उसी दिन मैंने उस लड़की के शरीर पर एक सिंबल को महसूस किया था जो बहुत ही खास सिंबल था। इतना सुनते ही गरिमा अंदर तक कांप गई। उसे नहीं पता था कि रानी को उस सिंबल के बारे में मालूम होगा, लेकिन वो रानी को देखकर धीरे से मुस्कुराई। वो सिंबल इतना खास नहीं है, मैंने भी उसे देख लिया था। वो किसी कमजोर इंसान ने बनाया है और मुझे लगता है वो इंसान फ्यूचर लैंड से है भी नहीं, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको तो पता है, बाहरी दुनिया का कोई भी इंसान यहाँ आ नहीं सकता जब तक हम ना चाहे। गरिमा की बात सुनकर रानी ने गहरी सांस ली। मैंने अक्सर देखा है गरिमा, तुम्हें बहुत ओवर कॉन्फिडेंस रहता है हर चीज को लेकर। अगर वो कोई कमजोर इंसान है भी, तब भी तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर एक अलग स्किल है। जिसने उस सिंबल को बनाया है वो मामूली नहीं हो सकता, समझी? उस लड़की के जरिए उस इंसान का भी पता लगाना पड़ेगा। आगे चलकर वो हमारे लिए खतरा भी बन सकता है। इतना सुनते ही गरिमा को एक बार फिर से शिवा याद आ गया और वो अपनी सोच में डूब गई। वो चांदी के जैसे बाल वाला लड़का सच में कुछ अलग तो था। मुझे उसके शरीर में एक शक्तिशाली चीज भी महसूस हुई थी। मैं उसकी बॉडी को अच्छे से देखना चाहती थी, लेकिन उस बूढ़े ने आकर काम खराब कर दिया। जरूर उसने ही ये सिंबल बनाया होगा। वो यामिनी को रोकने के लिए बहुत बेचैन था, जैसे कि वो उसके लिए बहुत खास है। हो सकता है वो उसकी गर्लफ्रेंड हो। खैर, मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो यामिनी के लिए क्या कर सकता है, लेकिन वो बहुत कमजोर है। अभी तक तो वो दिव्य रेंज तक भी नहीं पहुंचा है। रानी ने फिर से देखा कि गरिमा चुप हो गई है, तो उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई। गरिमा, अब जाओ और यामिनी को शक्ति भूमि में भेजने के लिए तैयारी शुरू करो। उसे एक अच्छी ट्रेनिंग दो। अचानक गरिमा को फिर से शक्ति भूमि के बारे में याद आ गया और वो बेचैन हो गई। वो रानी के मुंह से एक बार फिर शक्ति भूमि का नाम सुनकर चौंक गई। लेकिन आपने बताया नहीं कि शक्ति भूमि है क्या? आज से पहले मैंने आपके मुंह से इसका नाम कभी नहीं सुना। शक्ति भूमि वो जगह है जहाँ पर कमजोर लोग जाने के नाम से भी डरते हैं और पावरफुल लोग वहाँ हमेशा से जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ जाकर वो और ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं। और मुझे लगता है कि हमें यामिनी को शक्ति भूमि भेज देना चाहिए। गरिमा को अभी भी ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि शक्ति भूमि कौन सी जगह है और रानी वहाँ यामिनी को क्यों भेजना चाहती है। शक्ति भूमि के बारे में क्या आप मुझे और ज्यादा बता सकती है? ये वाकई इंटरेस्टिंग लग रहा है। शक्ति भूमि एक फेमस लड़ाई का मैदान है जो पवित्र दिव्य भूमि में है, और इसके दरवाजे हर 100 साल में एक बार ही खुलते हैं। इसके अंदर जाने का प्रोसेस यूनिवर्स के सभी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग फाइटर्स को अट्रैक्ट करता है। वो अपनी जान को खतरे में डालकर अंदर जाते हैं, जिससे कि वहाँ छुपे हुए खजाने को ढूंढने के लिए अलग अलग गुफाओं में जा सके। उन गुफाओं में खजाने छिपे हुए हैं, लेकिन हर कोई उन्हें ढूंढ नहीं सकता। खोए हुए खजानों की गुफा, मतलब वहाँ पर जितनी भी गुफाएं होंगी सब में खजाने हैं, है ना? ये तो बहुत अच्छी बात है। जो कमजोर है वो वहाँ जाकर स्ट्रॉन्ग बन सकता है, और जो पहले से ही शक्तिशाली है वो तो और ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, है ना रानी? हाँ, ये गुफा 100 साल में सिर्फ एक बार खुलती है, और इसका दरवाजा हमेशा पवित्र दिव्य भूमि में खुलता है। इसमें अंदर जाने वाले लोग बहुत कम होते हैं। इसी वजह से शक्ति भूमि को बनाया गया था, जिससे सब लोगों को गुफा में जाने का मौका मिल सके। अलग अलग कैटेगरी के लाखों पावरफुल लोग इस शक्ति भूमि में होने वाली लड़ाइयों को देखने के लिए आते थे और ये सब कई महीनों तक चलता था। तो क्या यहाँ पर ज्यादा पावरफुल लोगों को नहीं जाने दिया जाता? और क्यों? अगर कोई इमॉर्टल रैंक से ऊपर वाला आदमी यहाँ जाता है तो वो सब लोगों को मारना शुरू कर देता है, जिससे कि वो उन्हें मार कर सबसे ज्यादा पावरफुल बन सके। इसलिए ज्यादा शक्तिशाली लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जाता। ये लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा खतरनाक और खून खराबे वाली होती है, क्योंकि शक्ति भूमि के अंदर मौजूद गुफाएं इस तरह के खजाने देती है जो किसी भी इंसान को इमॉर्टल रैंक तक पहुंचा सकते हैं। या फिर कुछ ऐसे भी लकी लोग होते हैं जो इससे भी ऊंची रैंक तक पहुंच सकते हैं। क्या? फिर तो ऐसा मौका हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। मैं भी इस मौके को आजमाना चाहती हूँ। गरिमा का लालच देखकर रानी ने उसकी तरफ अपनी गर्दन घुमाई। अगर तुम ऐसा चाहती हो तो कर सकती हो, लेकिन याद रखना, वहाँ किसी की भी मौत हो सकती है। हो सकता है तुमसे भी कोई पावरफुल इंसान वहाँ मिल जाए, और वहाँ कोई भी किसी को भी मार सकता है। ये बहुत नॉर्मल बात है। इसलिए शक्ति भूमि जाने वाला हर इंसान जानता है कि वो अपनी जान का खतरा उठाकर वहाँ जा रहा है। तुम भी एक बार ठीक से सोच लेना।
गरिमा को यामिनी की चिंता नहीं थी, लेकिन वो ये विश्वास नहीं कर पा रही थी कि रानी ने ऐसा सजेशन दिया है, जबकि रानी जानती थी कि इस बार शक्ति भूमि पहले से ही कहीं अधिक भयानक होगी, क्योंकि पवित्र दिव्य भूमि का आधा हिस्सा अंधेरी और पिशाच जातियों द्वारा लिया जा चुका था, जब पहले शैडो जनरल ने इसका एक हिस्सा बर्बाद कर दिया था। लेकिन इससे पहले कि गरिमा कुछ कहती, रानी ने फिर से बोलना शुरू कर दिया, और अब रानी की बात सुनकर गरिमा के सचमुच होश उड़ गए। शिवाय इस वक्त अपने स्टैमिना को चेक करने के लिए बार बार एक पहाड़ पर चढ़ रहा था। वो कम से कम 5 बार ऐसा कर चुका था। हेमेंद्र बस उसे गुस्से से देख रहे थे। ये बच्चा वाकई में मेरे कंट्रोल से बाहर है। मुझे इसे ये एनर्जी देनी ही नहीं चाहिए थी। जब से इसको ये स्टैमिना मिला है, ये पहाड़ पर चढ़ना खेल समझने लगा है। इसे ये नहीं मालूम कि इसकी बॉडी पर भी इस चीज का गलत इफेक्ट पड़ सकता है। मुझे नहीं मालूम इसके दिल में आखिर चलता क्या रहता है। इसने अभी तक उस डायरी के बारे में बात नहीं की, ना ही आजाद शत्रु के बारे में शायद कुछ सोचा है। लेकिन हेमेंद्र गलत थे। एक भी पल ऐसा नहीं था जब शिवाय अपनी डायरी और अजात शत्रु को भूला हो, लेकिन बस वो ब्लैकमेल नहीं होना चाहता था। बस मुझे खुद को इतना स्ट्रांग बनाना है कि मैं उस अज्जू का सामना कर सकूं। मुझे उसे भी उतनी ही बुरी हालत में पहुंचाना है जिस हालत में उसने मुझे पहुंचाया था। उसे क्या लगता है मुझे ब्लैकमेल करके अपना काम करवा लेगा? बिल्कुल नहीं। मैं शिवाय हूँ, वही करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। और इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनना है, उस अज्जू से भी ज्यादा। इतना बोलकर शिवाय ने फिर से नीचे उतरना शुरू कर दिया। एक बार फिर पहाड़ पर चढ़ने के लिए नीचे उतरकर जैसे ही उसने कदम फिर से पहाड़ की तरफ बढ़ाए, हेमेंद्र पीछे से गुस्से में चिल्लाए, रुक जाओ, अब तुम ऊपर नहीं चढ़ोगे, समझे? क्यों रोक रहे थे हेमेंद्र शिवाय को? क्या वो शिवाय को भी पवित्र दिव्य भूमि में भेजने के बारे में सोचेंगे? क्या हेमेंद्र को खुद उसके बारे में पता है? क्या यामिनी और शिवाय फिर से मिलने वाले हैं? किस्मत। गरिमा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि रानी उसकी जैसी शक्तिशाली फाइटर होने के बाद भी यामिनी को शक्ति भूमि में भेजना चाहती थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रानी के दिमाग में क्या चल रहा है और वो गरिमा को इग्नोर क्यों कर रही है। साथ साथ यामिनी को इतना इंपॉर्टेंस देना भी उसे पसंद नहीं आया। उसकी आंखों में गुस्सा दिखने लगा और गरिमा ने रानी की तरफ देखा जो किसी सोच में थी। क्या आपको सच में लगता है कि उसे जाने देना चाहिए? आपको पता है कि वो अभी कमजोर है, फिर उसे वहाँ भेजने का मतलब क्या है? मैं अपने प्लेनेट के लिए वहाँ जा सकती हूँ और बहुत सारे खजाने इकट्ठे भी कर सकती हूँ। फिर उस मामूली सी लड़की को भेजने की जिद आप क्यों कर रही हैं? मैं तुमसे इतना ही कहना चाहती हूँ गरिमा कि बस उसे जाने दो। तुम्हारे मालिक ने तुमसे उसे इस प्लेनेट पर रखने के लिए नहीं कहा था, उन्होंने बस एक बार उसे यहाँ लाने के लिए कहा था। इसके अलावा हम उसकी ज्यादा केयर नहीं कर सकते। हो सकता है मैं लालची हूँ, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है कि फ्यूचर ट्री उसमें इंटरेस्ट ले। रानी की बातें सुनकर गरिमा को यामिनी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो यामिनी को पसंद नहीं करती थी और यहाँ रानी ने यामिनी को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। गरिमा कुछ कहती उससे पहले ही रानी ने फिर से अपनी बात कही। मैं नहीं चाहती कि फ्यूचर ट्री भाग्य का फल उसे दे, क्योंकि ऐसा हुआ हम में से कोई भी इसमें इंटरफेयर कर पाएगा। मैं अपनी जाति की रक्षा करना चाहती हूँ, इसीलिए एक कमजोर और बाहरी आदमी को फल देने से अच्छा होगा कि ट्री किसी और आदमी को चुने जो फल पाने के लिए बिल्कुल ठीक हो। गरिमा ने रानी को एक दूसरा सजेशन दिया और फिर उसके बाद एक गहरी सांस ली। गरिमा किसी भी कीमत पर यामिनी को वहां जाने से रोकना चाहती थी, इसलिए वो रानी के कान भर रही थी। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर यामिनी ने शक्ति भूमि को पार करके खजाने की गुफा में जगह बना ली तो क्या होगा? क्या वो पक्का यहाँ वापस आएगी? मुझे पता है कि वो मुझसे नफरत करती है, लेकिन फिर वो लघुवीर जाति से भी नफरत करेगी, क्योंकि हम उसे खूनी लड़ाइयों में धकेल देंगे। इसलिए शायद वो फिर वापस नहीं आएगी। गरिमा की बात सुनकर रानी बहुत हल्के से मुस्कुराई। मुझे नहीं पता था कि तुम उसे इतना अच्छा और पावरफुल मानती हो। उस लड़की ने अभी तक दिव्य रंग भी हासिल नहीं की है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो पवित्र दिव्य जमीन को पार कर सकती है? लेकिन अगर उसने ऐसा किया भी तो वो लघुवीरों से नफरत नहीं करेगी। मैंने उसकी आंखों में देखा है, वो अपने लोगों से नफरत करने वालों में से नहीं है। आप उसके बारे में इतनी श्योर कैसे हो सकती है? वो हमें धोखा भी दे सकती है। रानी को एहसास हो गया था कि गरिमा यामिनी को वहां नहीं भेजना चाहती, क्योंकि मैंने सुना है कि वो पावरफुल बनना चाहती थी, इसीलिए हम उसे पावरफुल बनने का मौका दे रहे हैं। हम उसके एब्सेंस में उसके साथ आए लोगों का भी ध्यान रखेंगे। वो अपनी माँ और अपनी दोस्त के साथ यहाँ पर आई थी ना, तो तुम उसे जाकर कहोगी कि रानी खुद उन दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। बस यामिनी को शक्ति भूमि में जाने की तैयारी करनी है, वो भी पूरा मन लगाकर। अगर उसने ऐसा किया तो एक दिन वो हम सब के लिए एक मजबूत पिलर बन जाएगी। गरिमा रानी की बातों पर धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। फिर उसने अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया ताकि रानी उसकी मुस्कान को ना देख पाए।
रानी आप बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ उन दोनों के लिए वो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि शायद वो उनसे दूर नहीं होना चाहेगी। आपने कहा कि वो हमारी जाति का एक मजबूत पिलर बनेगी। अगर वो वापस आती है तो क्या आप यूनिवर्स के दूसरे कोने में चल रही लड़ाई में उसे भेजना चाहेंगे? गरिमा ने हंसते हुए रानी की तरफ देखा। देखेंगे, ये सब कुछ वक्त बताएगा। अभी के लिए बस उसके ऊपर ध्यान लगाओ और वो करो जो मैंने तुमसे करने को कहा है। गरिमा ने हाथ उठाया। ठीक है, मैं आपके ऑर्डर्स को पूरा करने की कोशिश करती हूँ। वो यामिनी को ढूंढने के लिए जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। आखिर जिसके बारे में वो दोनों इतनी देर से बातें कर रहे थे, अब गरिमा को उसके पास जाना था। रानी ने उसको गायब होते हुए देखा और अपना हाथ अपने दिल पर रख लिया। ये अजीब है, लेकिन भले मैं उस लड़की को भेज रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार हमारी जाति को भाग्य का फल नहीं मिलेगा। उसी वक्त एक बूढ़ी सफेद बालों वाली औरत उसके पीछे नजर आई। उस औरत ने राजा के मरने के बाद से रानी की सेफ्टी करने का वादा किया था। उसने धीरे से बहुत धीमी आवाज में रानी को आवाज लगाई। रानी, मैं ये फील कर सकती हूँ कि फ्यूचर ट्री तब से खुश है जब से वो लड़की इस प्लेनेट पर आई है। रानी कमरे से बाहर निकलकर चलने लगी और सफेद बालों वाली औरत उसके पीछे से गायब हो गई। मुझे भी ऐसा ही लगता है, इसलिए मैं परेशान हूँ कि ट्री यामिनी को भाग्य का फल देना चाहता है। बूढ़ी औरत ने कुछ भी नहीं कहा। वो बिल्कुल चुप थी। क्या हुआ? क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं लालची हूँ? क्या मुझे उसे फल लेने देना चाहिए? कुछ सेकंड तक इंतजार करने के बाद बूढ़ी महिला ने लंबी चुप्पी के बाद जवाब दिया। नहीं, कभी कभी थोड़ा लालची होना ठीक है, लेकिन तुम जानती हो कि मेरा फ्यूचर ट्री के साथ गहरा रिश्ता है, क्योंकि मैं इस प्लेनेट पर सबसे ज्यादा टाइम तक जिंदा रही हूँ और मुझे लगता है कि वो यामिनी को फल नहीं देना चाहता। रानी का चेहरा सीरियस हो गया। रानी के लिए ये बात अनएक्सपेक्टेड थी। वो आज तक ये ही सोचती थी कि फ्यूचर ट्री यामिनी को ही फल देना चाहता है। रानी को ऐसी फीलिंग हो रही थी कि जैसे आज तक वो किसी धोखे में जी रही थी, क्योंकि फ्यूचर लैंड प्लैनेट में फ्यूचर ट्री की बहुत ज्यादा वैल्यू थी। उसके बिना फ्यूचर लैंड प्लैनेट एग्जिस्ट ही नहीं करता था, मतलब उसका कोई वजूद नहीं था। क्या तुम ये क्या बोल रही हो? और इतने कॉन्फिडेंस से तुम कैसे बोल सकती हो कि फ्यूचर ट्री उस लड़की को फल नहीं देगा? क्योंकि मैं बहुत दिनों से इस चीज को देख रही हूँ और मैं फ्यूचर ट्री के सबसे ज्यादा करीब हूँ, इसीलिए उसे मैं अब सबसे ज्यादा जानती हूँ। भले ही वो उस लड़की को पसंद करता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो उस लड़की को इसीलिए पसंद करता है क्योंकि उसके जरिए वो उस आदमी तक पहुँचना चाहता है जिसे फल मिलेगा। उस बूढ़ी औरत की बातों ने रानी को हिला कर रख दिया और वो बस उसे हैरानी से देखती रह गई। उसे लगा कि शायद उसकी जाति के लोगों का कोई चांस बन सकता है कि फ्यूचर ट्री उन्हें फल दे दे। तो फिर किसे फ्यूचर ट्री किसे फल देने वाला है? जल्दी बताओ, क्या वो हमारी जाति में से कोई है? मुझे अभी जवाब चाहिए। वो बूढ़ी औरत भी रानी की बात सुनकर जैसे कुछ सोच रही थी। उसने एक धीमी सी सांस ली और एक कुर्सी के ऊपर बैठ गई। मैंने सिर्फ एक अंदाजा लगाया है कि शायद फ्यूचर ट्री उसे फल नहीं देने वाला। मैं फ्यूचर नहीं देख सकती, इसलिए आपको बिल्कुल ठीक नहीं बता पाऊंगी कि ये फल किसे मिलने वाला है। वो हमारी जाति से कोई है या फिर उस लड़की से रिलेटेड कोई और इंसान। लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकती हूँ कि शायद ये फल वो यामिनी को नहीं देना चाहता। यामिनी एक अच्छी लड़की है, उसका दिल भी अच्छा है और वो किसी को बेवजह नुकसान नहीं पहुँचाती। यही वजह हो सकती है कि फ्यूचर ट्री उसे पसंद करता है, या फिर पहली वाली वजह भी तो हो सकती है जो तुमने थोड़ी देर पहले बोली। यामिनी उस इंसान से जुड़ी है जिसे फ्यूचर ट्री का फल मिलने वाला है। हाँ, हो सकता है। रानी उसकी बातें सुनकर गहरी सोच में डूब गई। अचानक ही उसे लग रहा था कि रानी के हाथों में सब चीजें आते आते अचानक फिसल गई हो। रानी ने सोचा था कि अगर यामिनी को ये फल मिलता भी है, तब भी वो किसी तरह से उसे अपने ही प्लेनेट में रोक लेगी। लेकिन अब तो उसे पता ही नहीं था कि फल किसे मिलने वाला है। उसने अपना सिर पकड़ लिया और थोड़े गुस्से से चीखी। तो आखिर कौन है वो? तो आप लोग भी सोच रहे हैं आखिर कौन हो सकता है वो लकी इंसान जिसे इतने लंबे वक्त के बाद फ्यूचर ट्री का सबसे ज्यादा बेस्ट कीमती फल मिलने वाला है? अगर वो यामिनी नहीं है तो फिर कौन है? क्या उस बुढ़िया को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? क्या ये फल यामिनी को ही मिलेगा? जानने के लिए सुनिए इस इंटरेस्टिंग स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सिर्फ कुकू एफएम पर। रानी और वो बूढ़ी औरत फ्यूचर ट्री के बारे में बात कर रहे थे और साथ साथ उसके फल को लेकर भी परेशान थे। वहीं दूसरी तरफ फ्यूचर ट्री की बड़ी बड़ी टहनियां नीचे जमीन पर झूल रही थी और उस पेड़ के नीचे काफी सारे लकड़ी के घर बने हुए थे जिनके चारों तरफ सुंदर फूल वाले पेड़ पौधे लगे थे। लेकिन आज ऐसा ही गुलदस्ता सोहम के हाथों में भी था और वो फिर से यामिनी के सामने खड़ा था। यामिनी उसे हैरानी से देख रही थी। ये क्या है सोहम? मैंने पहले भी तुम्हें कितनी बार मना किया है, तुम फिर से इन फूलों को लेकर मेरे पास आ गए। जाओ यहाँ से, मुझे प्रैक्टिस करनी है। यामिनी ने अपने चारों तरफ एक नजर घुमाई जहाँ सब लोग उन दोनों को ही देख रहे थे।
क्योंकि इस वक्त ये गांव के बीचों बीच थे जहां पर यामिनी हमेशा प्रैक्टिस करती थी। लेकिन सोहम के ऊपर तो यामिनी की किसी भी बात का कोई असर ही नहीं हुआ और वो 2 कदम आगे बढ़कर उसके बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया। उसने अपना हाथ यामिनी की तरफ बढ़ाया। देखो, ये फूल कितने सुंदर है और इन फूलों से भी ज्यादा सुंदर तुम हो। तो मेरी बात क्यों नहीं मान लेती? अगर तुमने मेरी बात मान ली तो हम दोनों हमेशा इस गांव के ऊपर राज करेंगे। और तुम्हें पता है, मेरे पापा को तो फ्यूचर लैंड प्लैनेट के बहुत सारे सीक्रेट्स भी मालूम है जिनके जरिए तुम्हें बहुत फायदा पहुंच सकता है। आखिर तुम इतनी अच्छी फाइटर हो, तुम उनकी मदद से बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइटर बन सकती हो। सोच लो, ये तुम्हारे लिए फायदे का सौदा है। मेरी बात मान लो और मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। सोहम की ये चालाकी भरी बातें सुनकर यामिनी को गुस्सा आ गया। उसे पता था कि जब वो उसे इम्प्रेस नहीं कर पाया तो अब डबल गेम खेल रहा था। ऊपर से उसे शमा की बातें भी याद थीं। कैसे सोहम ने उसे धोखा दिया था। सोहम की बातें यामिनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसके चेहरे पर एक तिरछी और मिस्टीरियस स्माइल आ गई। अच्छा, तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो? ठीक वैसे ही जैसे कुछ वक्त पहले तुम शमा के बॉयफ्रेंड थे, राइट? और अब तुम्हें उससे कोई ज्यादा सुंदर लड़की दिखाई दी तो तुम उसके पीछे भागने लगे। अगर आज मैंने तुम्हें हाँ भी बोल दिया तो कल को कोई और मुझसे ज्यादा सुंदर लड़की तुम्हें मिलेगी तो तुम मुझे छोड़ दोगे, है ना? तुमने मुझे बेवकूफ समझा क्या सोहम? तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना तो दूर, मैं तुमसे दोस्ती तक नहीं करूंगी। जाओ यहाँ से। लेकिन सोहम भी बहुत ज्यादा जिद्दी था। वो किसी भी कीमत पर यामिनी को मनाना चाहता था क्योंकि हर बार यामिनी के मना करने के बाद सब लोग उसका बहुत मजाक बनाते थे। स्पेशली उसे शमा से तो बहुत ज्यादा सुनने को मिलता था। जब उसने देखा कि यामिनी दूसरी तरफ जा रही है, सोहम ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी ये हरकत देखकर यामिनी गुस्से से तमतमा गई। ये क्या हरकत है सोहम? हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? इसी वक्त मेरा हाथ छोड़ो वरना तुम्हारा ये हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में रख दूंगी। मैं सिर्फ तुम्हारी बात इसलिए सुन रही हूँ क्योंकि तुम मुखिया जी के बेटे हो। उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बदतमीजी करोगे, समझे? लेकिन सोहम ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और अब उसे भी हल्का सा गुस्सा आ गया। किस बात का घमंड है तुम्हें यामिनी कि तुम खूबसूरत हो? हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो और मैं तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, लेकिन लगता है तुम्हें अपनी खूबसूरती से ज्यादा अपनी पावर के ऊपर घमंड है। तो ठीक है, मैं तुम्हारा ये घमंड तोड़ूंगा। उसकी बात सुनकर यामिनी के चेहरे पर सच में स्माइल आ गई। तो ठीक है, एक डील करते हैं। हम लोग एक फाइट करेंगे। अगर तुमने मुझे उस फाइट में हरा दिया तो मैं तुम्हारी सब बातें मानूंगी, लेकिन अगर तुम हार गए तो मेरे पास आना तो दूर, तुम मेरा नाम तक नहीं लोगे। बोलो, मंजूर है? सोहम को 1 मिनट के लिए तो झटका सा लगा क्योंकि उसे तो पता था वो यामिनी के जितना अच्छा फाइटर नहीं है, लेकिन अब बात इज्जत पर आ गई थी। उसने भी अपना सीना तान कर हामी भर दी। ठीक है, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, समझी? तुमने क्या मुझे इतना कमजोर समझा है? अब देखो तुम्हें फाइट में हराकर कैसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाता हूँ। थोड़ी देर में उन दोनों की लड़ाई के लिए रेत से ढकी हुई जमीन पर एक छोटा सा अखाड़ा बना दिया गया। थोड़ी देर बाद उन दोनों की फाइट शुरू हो गई और देखते ही देखते पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। यहाँ तक कि लोग तो उनकी फाइट के ऊपर पैसे भी लगाने लगे और अधिकतर लोग यामिनी के ऊपर ही अपने पैसे लगा रहे थे, सोहम के कुछ दोस्तों को छोड़कर। जैसे ही यामिनी धनुष के साथ अखाड़े में खूबसूरती से आगे बढ़ी और बिजली की रफ्तार से उससे सामने खड़े सोहम पर हमला किया, ये देखकर भीड़ हंसने लगी क्योंकि सोहम बस उसे पीट रहा था। भीड़ में से एक आदमी हंसते हुए चिल्लाया, देखो तो जरा, उसका एक हमला भी उस लड़के से सहन नहीं हो रहा है और चला था उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने। वो तो भला हो यामिनी का जो उसने इसे ज्यादा चोट नहीं पहुंचाई, वरना यामिनी को तो क्या किसी को भी गर्लफ्रेंड बनाने के लायक ना बचता। उसके इतना बोलते ही वहां खड़ी भीड़ और जोर जोर से हंसने लगी। अब सोहम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो अपनी तलवार लेकर यामिनी की तरफ जोर से लपका, लेकिन उसकी जान हलक में अटक कर रह गई क्योंकि यामिनी ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक तीर निकाला और उसकी नोक सीधा सोहम की आंख के पास लेकर जाकर रोकी। ये देखते ही सोहम की भूरी आंखें एकदम से फैल गई क्योंकि तीर की नोक उसकी आंख से बस 1 इंच की दूरी पर थी और उसने डर कर तुरंत अपने हाथ ऊपर उठा दिए और जोर से चिल्लाया, मैं हार मानता हूँ यामिनी, मैं वादा करता हूँ आज के बाद तुम्हें तंग नहीं करूंगा और तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की जिद भी नहीं करूंगा, लेकिन तुम भी जानती हो कि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। अचानक ही सोहम को एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी है और उसने अपने दांतों से ही अपनी जीभ काट ली क्योंकि तीर उसकी आंख के और भी करीब आ गया था और उसे लगा कि ये उसकी आंख को छू रहा है। लेकिन अगले ही पल उसने राहत की सांस ली जब यामिनी ने तीर वापस खींच लिया
और अखाड़े से बाहर आ गई। ये देखकर लोग जोर जोर से चीखने लगे। यामिनी फिर से जीत गई। वो किसी से नहीं हारती। यामिनी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर है। हमें वो बहुत पसंद है। अब सब लोग सोहम को देखकर और जोर जोर से हंस रहे थे, जो अभी भी जाती हुई यामिनी की पीठ को देख रहा था और उसके मन में बस यही चल रहा था कि उसे फिर से यामिनी को प्रपोज करना चाहिए या नहीं। नहीं नहीं, अब मैं ये गलती नहीं करूंगा। इस बार तो उसने अपना दिल वापस खींच लिया। क्या पता अगली बार मेरे सिर के 2 टुकड़े कर दे, सिर्फ उसे प्रपोज करने के जुर्म में। लेकिन अब ये गलती बिल्कुल नहीं करूंगा। यामिनी अखाड़े से बाहर आ चुकी थी। उसने दूर बैठी हुई आलिया को देखा और वो उसकी तरफ जाने लगी। यहाँ आए हुए उन्हें बहुत वक्त हो चुका था और यहाँ के लोगों ने हमेशा उनके साथ अच्छा बिहेव किया था, लेकिन यामिनी को हमेशा इस बात का गुस्सा रहता था कि उसे जबरदस्ती यहाँ लाया गया है। उसके आने के बाद उसके दोस्तों ने क्या सोचा होगा, शिवाय के ऊपर क्या बीती होगी। वो हमेशा यही सोचती रहती थी कि शिवाय ने उसे ढूंढने के लिए जरूर कुछ न कुछ किया होगा। वो बस अपने मन में शिवाय के बारे में ही सोच रही थी। इतना वक्त हो गया जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था। वो जरूर पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया होगा। वो हाफ दिव्य रैंक से भी आगे बढ़ चुका होगा। फिर वो यहाँ तक क्यों नहीं पहुंचा? लगता है मुझे और इंतजार करना पड़ेगा। अचानक यामिनी के दिमाग में फिर से शिवाय की हरी आंखें आ गई और वो सारे खूबसूरत पल भी फिल्म की तरह चलने लगे जो उन्होंने साथ बिताए थे। यामिनी ने अपने सिर को झटका और फिर आलिया को देखा। आलिया भी उसके पास आ गई थी और वो बहुत ज्यादा गुस्सा थी। ये बेवकूफ सोहम, ये ऐसी हरकतें क्यों करता है? वो मुखिया का बेटा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें परेशान कर सकता है। उसने ये 5वीं बार किया है, लेकिन अच्छा हुआ कि तुमने इस बार उसे अच्छे से सबक सिखाया। मुझे तो बहुत मजा आया। यामिनी आलिया के बगल में जमीन से निकली हुई पेड़ की टहनियों में से एक पैर पर बैठ गई। अचानक उसने अपने हाथ को सूरज की रोशनी से अपनी आंखों को ढकने के लिए उठाया, लेकिन वो अचानक रुक गई क्योंकि फ्यूचर ट्री ने अचानक से कुछ ऐसा किया जिसे देखकर वहां खड़े सभी लोग एकदम से हैरान रह गए और साथ साथ यामिनी भी। तो क्या किया था फ्यूचर ट्री ने जो सब फिर से हैरान हो गए थे? क्या सोहम अपनी हरकतें करना बंद कर देगा या फिर वो ऐसा कुछ कर जाएगा जो यामिनी के लिए बड़ी परेशानी बनेगा? और फ्यूचर ट्री का फल किससे मिलने वाला है, जानने के लिए सुनिए इस इंटरेस्टिंग स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सिर्फ कुकू एफएम पर। फ्यूचर ट्री की बहुत सारी पत्तियां अपने आप हिलने लगी और उसने सूरज की रोशनी को रोक दिया, जैसे कि वो यामिनी की परेशानी को फील कर रहा हो। ये एक आम बात बन गई थी, लेकिन जब भी फ्यूचर ट्री ऐसा कुछ करता था यामिनी खुश हो जाती थी। ये सब कुछ देखकर वहां खड़े लोग भी आपस में बात करने लगे। देखो, आज फिर से फ्यूचर ट्री ने उसकी हेल्प की। वो सच में फ्यूचर ट्री की फेवरेट है, इसलिए हमें भी उसके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर ट्री है तो फ्यूचर लैंड है। यामिनी ने सोहम को देखा। उसके पापा बलराज सोहम को डांट रहे थे। तुम्हें कब अक्ल आएगी सोम? कितनी बार समझाया है कि इन सब चीजों से अपना ध्यान हटाओ। ये वक्त गर्लफ्रेंड बनाने का नहीं है, अपने प्लैनेट को बचाने का है, समझे? देखो, यामिनी को इतने कम वक्त में कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। एक तुम हो, तुम्हें इन सब फालतू की चीजों से ही फुर्सत नहीं है। आज के बाद मैंने तुम्हें ये सब कुछ करते हुए देखा तो तुम्हें सजा मिलेगी, समझे? अब जाओ और प्रैक्टिस करो। आज के बाद मैं तुम्हें प्रैक्टिस के अलावा और कुछ करते हुए नहीं देखना चाहता। अपने पापा की डांट सुनकर सोहम चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चला गया। ये देखकर आलिया जोर से हंस पड़ी। बहुत अच्छा हुआ, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। अपने आप को पता नहीं कौन सा हीरो समझता है। हिम्मत की कैसे हुई मेरी यामिनी को प्रपोज करने की, बंदर कहीं का। यामिनी ने उसे देखकर अपनी बाहें सिकोड़ ली। सोहम भी हाफ दिव्य रैंक पर था, लेकिन जब से वो वहां पर आई थी वो उसे तंग कर रहा था, ये बोलकर कि वो उससे पहली नजर में ही प्यार कर बैठा है। अचानक यामिनी का ध्यान सोहम से हटा जब उसके पास बैठा हुआ नक्श जोर से उसकी गोद में कूद गया। क्या हुआ नक्श? नक्श ने अपने सिर को उसके कंधे पर रगड़ा और फिर आसमान की तरफ तेज नजरों से देखने लगा, जैसे कि वो किसी बड़े दुश्मन को देख रहा हो। यामिनी ने उसकी नजरों का पीछा करके जैसे ही आसमान की तरफ देखा, वो अपनी जगह पर ही जमी रह गई। वो बस गुस्से और हैरानी से आसमान को देख रही थी। वहां से नीचे उतरने वाला इंसान जैसे यामिनी के दिल पर जाने कितने ही खंजर एक साथ चला रहा था। जब आलिया ने यामिनी की तेज नजरों का पीछा किया और गरिमा को उनकी तरफ बढ़ते देखा तो वो भी हैरान रह गई। मुखिया ने सोहम को धक्का दिया और तुरंत अखाड़ा छोड़कर कुछ और लोगों के साथ गरिमा का वेलकम करने के लिए उसकी तरफ आया, जो यामिनी के सामने आकर रुक गई थी। लेकिन गरिमा ने बलराज को देखकर एक हल्की सी स्माइल पास कर दी और अपना हाथ हिलाया। कोई बात नहीं, फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को देखने आई हूँ जिन्हें मैंने तुम्हारे गांव में छोड़ा था और तुमसे उनकी देखभाल करने के लिए बोला था। बलराज ने यामिनी और आलिया की तरफ देखा, फिर उनके आसपास खड़े लोगों को इशारे से वहां से जाने के लिए कहा। सब लोग यहाँ से जाओ, हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर यहाँ पर है। शायद वो हमारे मेहमानों से कुछ जरूरी बात करना चाहती है, इसलिए
तुम सब यहाँ से जा सकते हो। बलराज का इशारा समझते ही सब लोग वहां से जल्दी जल्दी वापस जाने लगे, लेकिन अचानक ही जिसे सुनकर वो अपनी ही जगह पर जम गए और सबने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा, जहां सोहम अपना मुंह फुलाए खड़ा था। और सबसे बड़ी हैरानी की बात ये थी कि वो गरिमा के सामने खड़ा था। आपको यामिनी से क्या काम है? जो भी बात करनी है हम सबके सामने कीजिए। हम उसे अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। वो हमारी मेहमान है, तो हम सब उसके साथ ही रहेंगे। सोहम ने जैसे ही इतना बोला, उसके पापा बलराज की तो जैसे जान ही सूख गई। उन्हें पता था कि गरिमा कितनी ज्यादा पावरफुल है और सोहम सीधा उससे सवाल करने की हिम्मत कर रहा था। वो सोहम की बात सुनकर जोर से चिल्लाए, बेवकूफ लड़के, मैंने कहा ना अभी के अभी यहाँ से जाओ। क्यों अपने साथ साथ हम सब की मौत को दावत दे रहे हो? जाओ यहाँ से सोम, वरना तुम्हारी ये बेवकूफी इस गांव के ऊपर आफत बनकर बरसेगी। बलराज जी ने सोहम के पीछे खड़े हुए उसके एक दोस्त को इशारा किया कि वो सोहम को वहां से लेकर जाए, और उसका दोस्त जबरदस्ती सोहम का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए वहां से ले गया। इससे पहले कि गरिमा उसके साथ कुछ करती, गरिमा सोहम को देखकर हंसने लगी। उसे याद था कि जब वो पिछली बार आई थी तब सोहम को छोड़कर बाकी सब ने उसे अच्छे से वेलकम किया था। वो थोड़ा ऊंची आवाज में बोली, जिससे कि सोहम उसकी बात सुन पाए, जो बाहर की तरफ जा रहा था। सोहम, है ना? तुम्हारे अंदर काफी हिम्मत है। अगर सुनना चाहते हो तो दूर से सुन सकते हो, नहीं तो मैं तुम्हें जमीन में गाड़ सकती हूँ। सोहम तुरंत रुक गया, लेकिन बाहर जाने की जगह वो अपने पापा के पीछे छिप गया। बलराज ने अपने बेटे की हरकतों पर अपना सिर पकड़ लिया। उसका मन हुआ कि उसे खुद ही जमीन में गाड़ दे। यामिनी उठ खड़ी हुई और नक्श उसके कंधे से कूदकर पास की टहनी पर चढ़ गया, जो अपने आप उसकी तरफ बढ़ रही थी। गरिमा की आंखें नक्श की हरकतों और फ्यूचर ट्री की टहनियों पर टिकी हुई थी। सच में अफवाहें सही है। फ्यूचर ट्री उसे पसंद कर रहा है और साथ साथ उससे जुड़ी हुई चीजों और लोगों को भी। मैं पहले देख चुकी हूँ कि फ्यूचर ट्री उसे पसंद करता है और सपोर्ट भी करता है, लेकिन आज पहली बार देख रही हूँ कि जो लोग उसके साथ है, फ्यूचर ट्री उन्हें भी सपोर्ट कर रहा है। अचानक गरिमा को एहसास हुआ कि यामिनी और आलिया उसे ठंडी नजरों से घूर रहे थे। गरिमा ने अपने कदम यामिनी की तरफ बढ़ा दिए। वो उन दोनों को देखकर अपनी बात बोलने ही जा रही थी कि उससे पहले ही यामिनी ने गरिमा को अपना फैसला सुना दिया। तुम हमें देखने आई हो, है ना? अब जब तुमने हमें देख लिया है तो प्लीज यहाँ से चली जाओ। गरिमा ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं सिर्फ तुम लोगों को देखने नहीं आई हूँ, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए भी कुछ है, तो थोड़ी देर बैठते हैं। उसने अपने व्हाइट स्पेस से कुछ लकड़ी की कुर्सियां निकाली और उनमें से एक पर बैठ गई। फिर यामिनी और आलिया को अपने सामने बैठने का इशारा किया। फिर भी वो और आलिया उसके सामने बैठ गए ताकि ये सब जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि वो उस इंसान का चेहरा नहीं देखना चाहती थी जिससे वो इतनी नफरत करती थी। लेकिन जब उन्होंने गरिमा की अगली लाइन सुनी तो दोनों हैरान रह गई। यामिनी को अब से मैं ट्रेनिंग दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो 3 साल बाद पवित्र दिव्य भूमि में खुलने वाली शक्ति भूमि की गुफा में जाए। जहाँ तक आलिया की बात है, वो भी बहुत कमजोर है और उसे यहाँ रहकर और ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी, इसीलिए वो यहाँ रहेगी और बाकी लोगों के साथ प्रैक्टिस करेगी। आलिया की आंखें उसकी बात सुनकर चौड़ी हो गई, लेकिन इससे पहले कि वो बोल पाती, यामिनी ने उसका कंधा पकड़कर उसे रोक लिया। जब आलिया शांत हो गई तो यामिनी ने अपने हाथ कसकर भींच लिए और गरिमा की तरफ देखा, जिससे वो समझ सके कि वो क्या कह रही है। ये शक्ति भूमि और पवित्र दिव्य भूमि, ये क्या है? यामिनी को इस प्लेनेट पर आए 1 साल हो गया था, लेकिन उसने इन सब के बारे में कभी नहीं सुना था। यामिनी ने जैसे ही गरिमा से सवाल पूछने के लिए अपना मुंह खोला, उससे पहले ही उसे जवाब मिल गया जो बलराज ने दिया था। बलराज पहले भी वहां जा चुका था, इसीलिए उसे सब बातों का बात पता था। मैं तुम दोनों को सब कुछ बताता हूँ। शक्ति भूमि एक बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली जगह है, जहाँ पर शक्तिशाली लोग और भी पावरफुल हो जाते हैं, लेकिन वहाँ बहुत ही खतरनाक लड़ाइयाँ भी होती हैं जो किसी की भी जान ले सकती हैं। जिसे पावरफुल बनना होता है वो वहाँ जाता है। शक्ति भूमि की गुफाओं में बहुत सारे खजाने हैं जो किसी की भी रैंक बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे यामिनी और आलिया ने उस जगह के बारे में सुना, उनके चेहरे सीरियस हो गए। तभी आलिया गुस्से से चिल्लाई, नहीं, वो नहीं जाएगी। हमेशा तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, समझी? तो क्या होगा यामिनी का फैसला? क्या वो अपने पावर को बढ़ाने के लिए उस खतरनाक जगह पर जाएगी? क्या गरिमा उसे वहां जाने के लिए पूरी तरह से तैयार कर पाएगी? क्या रानी और गरिमा का फैसला सही साबित हो? नीतीश बस अपनी जगह पर आंखें फाड़े खड़ा था और उस बूढ़े आदमी को देख रहा था जिसने उसे अभी अभी इग्नोर किया था, जैसे कि नीतीश वहां पर हो ही नहीं और वो वापस अपने काम में लग चुका था। नीतीश बस अपने मन में ही खुश होकर जोर जोर से बोल रहा था, क्या उस बूढ़े ने मुझे इग्नोर कर दिया? 1 मिनट, उसने मुझे देखा लेकिन मुझे इग्नोर कर दिया। सच में क्या यह इस सिंबल की वजह से हुआ है? नीतीश ने अपने कपड़े के अंदर रखे सिंबल को जल्दी से छुआ, फिर उसने अपने मन को शांत किया और फिर तेजी से उस बुढ़े पिशाच से दूर सीढ़ियों की तरफ भागने लगा जो ऊपर की तरफ जा रही थी। लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम सीढ़ी पर रखा,
उसके पीछे से उसी बूढ़े की आवाज आई, तीसरे फ्लोर पर मत जाना, वो लड़ाई से